नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि मिलिट्री अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अनाया उन डॉक्टरों पर नाखुश थी और उनकी लापरवाही की वजह से अब उसे गुस्सा आ रहा था। वैसे भी 5 घंटे बीत चुके थे। शुभ की हालत इस वक्त काफी क्रिटिकल थी और वह अपने आधा ऑपरेशन ही कर पाई थी, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर बहुत ज्यादा स्लो और पैनिक मोड में थे। अनाया समझ नहीं पा रही थी कि वह इस हालत को कैसे सॉल्व करें, इसीलिए वह समझ चुकी थी कि अब सारा मामला उसे ही संभालना होगा और वह इन डॉक्टरों की बेवकूफ फोर्स को अपने पास नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने रेशमा को इन सबको वहां से बाहर फेंकने को कहा। यह सुन सेक्रेटरी रेशम भी बिना इमोशन के वहां खड़े लोगों को बाहर जाने को कह देती है और वह खुद सामने की ओर जाकर अनाया के इंस्ट्रक्शन को स्पीड से फॉलो करने लगती है। वही उनमें से कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिनको अपनी बेइज्जती महसूस होती है, फिर भी वो डॉक्टर एना को घूरते हुए वहां से बाहर चले गए। वही दूर ऊपर कांच से देख रहे हर्षवर्धन को भी थोड़ा अजीब लगा। वह वैसे तो यहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बीवी को चोट लगी थी और वह इतना क्रिटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी, तो वह नहीं चाहता था कि वह यहाँ अकेली रहे। इसीलिए वह पिछली बार की तरह ऊपर ग्लास रूम से नीचे ऑपरेशन देख रहा था और उन सभी डॉक्टरों पर अनाया का गुस्सा भी देख चुका था। वह समझ गया कि जरूर बात कुछ और है। तभी पास खड़ा हुआ एक जूनियर डॉक्टर थोड़ी परेशान होकर बोला, लगता है डॉक्टर एना इन सब पर नाराज है, क्योंकि यह लोग काफी पैनिक कर रहे हैं। तभी पास खड़ा हुआ दूसरा डॉक्टर जो उसका जूनियर था, वह बोला, पैनिक तो करेंगे, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। उस पेशेंट के कोमा में जाने के चांसेस 90% है। मुझे तो लगता है उसका जिंदा रहना भी तकरीबन नामुमकिन है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वह डॉक्टर काफी स्लो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वह डॉक्टर एना के ऑपरेशन की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे, इसीलिए डॉक्टर एना उनसे नाराज लग रही है। दरअसल यहाँ पर कुछ जूनियर डॉक्टर जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, वह इस ऑपरेशन को देखने आए थे। वह लोग लीजेंडरी डॉक्टर एना को जानते थे। उन्हें पता था कि डॉक्टर एना के ऑपरेशन को देखना बहुत सम्मान की बात है। वह लोग अपना सारा काम छोड़कर इस ऑपरेशन को देखने के लिए यहाँ आए थे। वहीं उनकी बातें सुनकर पास खड़ा हुआ हर्षवर्धन की आंखें सिकुड़ गई। वह समझ गया कि उसकी बीवी के आगे यह सभी लोग जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को कोई तकलीफ हो। इसीलिए वह वहां से बाहर निकला और थोड़ी गंभीर आवाज में बाहर बैठे डॉक्टर बख्शी को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर बख्शी की आंखें डर के बड़ी हो गई। वह लोग जैसे ही पीछे मुड़े तो वहां पर वह सभी डॉक्टर खड़े थे जो ऑपरेशन कर रहे थे। ऐसे बीच ऑपरेशन उन्हें बाहर निकलता देख डॉक्टर बख्शी को भी हर्षवर्धन की बातों पर यकीन हो गया। वह तुरंत अपने कपड़े बदलकर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। वह जानते थे कि यह उनका नातिन था और वह इसी क्रिटिकल सिचुएशन में डॉक्टर एना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह जानते थे कि वह ज्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनके रिफ्लेक्शन इन सभी डॉक्टरों से ज्यादा फास्ट थे। वही कमांडो हर्षद जो अभी रिकवरी में था और अस्पताल में ही रहता था, उसे भी सिचुएशन के बारे में पता चला। वह भी अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर वहां आया। हर्षवर्धन को वहां देखकर वह मुस्कुराकर बोला, क्या बात है हर्षवर्धन, तुम वापस यहाँ आ गए। हर्षवर्धन भी बिना किसी इमोशन के बोला, हाँ वैसे तुम कैसे हो, तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है। हर्षद भी बिना इमोशन के बोला, ठीक हो, मैं तो यहाँ डॉक्टर एना के ऑपरेशन की खबर सुनकर यहाँ आया था। हर्षवर्धन भी उसे देखते हुए बोला, हाँ मैं भी उसी के साथ आया हूँ, चलो हम भी ऑपरेशन देखते हैं। इतना बोलकर वह वापस ग्लास रूम की ओर बढ़ गया जहाँ से वह ऑपरेशन देख पाते थे। वही ऑपरेशन थिएटर के अंदर अनाया काफी फोकस होकर ऑपरेशन कर रही थी। उसने पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया था। वह बस रेशमा को जो भी चीज उसे चाहिए उसका कमान दे रही थी और रेशमा भी काफी फोकस होकर उसकी बातें सुन रही थी। उन लोगों को अभी भी इतनी स्मूथली ऑपरेशन करता देख ऊपर खड़े हुए सभी जूनियर डॉक्टर आंखें फाड़े और अविश्वास से बस उन लोगों को देख रहे थे। उनमें से किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिंगल हैंडेडली अकेली की डॉक्टर एना इतने अच्छे से ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रही है। ऊपर से वह खुद इंजर्ड घायल है, क्योंकि उन लोगों ने डॉक्टर एना के पैरों में निकेब को देख लिया था कि वह किस तरह से खड़े होने में स्ट्रगल कर रही थी। फिर भी वह इतने अच्छे से ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी।
यहाँ तक कि उसके माथे की चोट भी साफ साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर बख्शी जैसे ही अंदर जाते हैं, अपने नातिन को इस हालत में देखकर वह थोड़े से डर जाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वह खुद को स्ट्रांग करते हुए वहां गए और डॉक्टर ऐना से विनम्रता से बोले, आप बताइए मुझे क्या करना है। डॉक्टर ऐना ने उन्हें वहां देखकर कुछ नहीं बोलती और कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए बोली, मुझे पता है कि आप इस वक्त अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और यह आपके लिए काफी दर्द भरा है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे शुभ को बस दवाइयों का डोज देते रहना, बाकी का ऑपरेशन में देख लूंगी। डॉक्टर बक्सी भी जानते थे कि अनाया सही कह रही है, उनके बीच में जाना ठीक नहीं है, और वैसे भी वह इनके स्पेशलिस्ट नहीं थे। डॉक्टर ऐना ह्यूमन इंसानी बॉडी शरीर की स्पेशलिस्ट जानकर थी। हालांकि वह दुनिया भर में न्यूरो सर्जरी के लिए जानी जाती थी, लेकिन हर कोई जानता था कि उन्हें इंसानी बॉडी के हर हिस्से की नॉलेज थी, वह भी दूसरों से ज्यादा, और वह हर किसी पर स्पेशलिस्ट थी। इसलिए डॉक्टर बख्शी बस सारी रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी उस पर डालकर पास में ही इंजेक्शन की ट्रे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और गौर से अपने नातिन को देखने लगते हैं, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अनाया जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी वह भी काफी फॉक्स थी। तभी मॉनिटर से बीप की आवाज आई, क्योंकि उसकी नर्वस सिस्टम की एक नब्ज प्रेस हो रही थी और ब्रेन और कमर की नर्वस सिस्टम के कनेक्शन टूट रहे थे, जिसकी वजह से यह बीप की आवाज आ रही थी। वही यह सुनकर डॉक्टर बख्शी डर गए, क्योंकि यह कनेक्शन टूट गया तो उसका नातिन कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तभी उनके कानों में अनाया की आवाज आए, इंजेक्ट दे 1 ग्राम ऑफ फ्लैक्स। वही डॉक्टर बख्शी पैनिक हालत में भी रिएक्ट करते हैं और तुरंत इंजेक्शन भरकर शुभ को दे देते हैं। क्या शुभ बच पाएगा, और क्या डॉक्टर बक्सी अपना काम सही से कर पाएंगे, और क्या होगा जब हमलावर के बारे में हर्षवर्धन को पता चलेगा। मिलिट्री हॉस्पिटल में वही हर्षवर्धन जो ऑपरेशन देख रहा था, तभी उसका सेक्रेटरी उसके पास आया और उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह तुरंत वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन पास खड़ा हुआ हर्षद जिंदल भी उसे इस तरह से परेशान देखकर उसके पीछे जाने लगा। उसके पीछे जो 2 मिलिट्री कमांडर खड़े थे वह भी उसके साथ जाने लगे। वह लोग जैसे ही बाहर निकले, हर्षद जिंदल बिना इमोशन के पूछाता है, क्या हुआ हर्षवर्धन, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता और आगे चला जाता है। तो कमांडर हर्षद पास खड़े हुए उसके सेक्रेटरी को घूरता है, तो सेक्रेटरी डरते हुए कमांडर हर्षद को बोला, कुछ लोग डॉक्टर ऐना को किडनैप करने के लिए सिटी हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन वहां जो मिलिट्री फोर्स तैनात थी उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया और रावत सर उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं। वही डॉक्टर ऐना का नाम सुनकर हर्षद की आंखें चमक गई। जब से डॉक्टर ऐना से वह मिला था और उसने उसे मोटिवेशन किया था, तब से ही वह उसे इम्प्रेस प्रभावित था और उसे एक अटैचमेंट सा महसूस करता था। वह उसकी ओर खिंचाव रखता था और दिमाग के किसी कोने में वह उसके लिए पजेसिव भी होने लगा था। ऐसा क्यों था वह खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जानता था कि डॉक्टर ऐना पर अगर कोई मुसीबत आती तो वह उससे पहले ही उस मुसीबत को अपने हाथों से खत्म करता प्रेफर करता। इसीलिए वह भी उसके पीछे जाने लगा। पास के ही किसी क्वार्टर में वह लोग थोड़ी ही देर में पास ही में एक मिलिट्री क्वार्टर पर पहुंच गए, जहां के हॉल में वह 10 लोग बेहोश पड़े हुए थे और वहां पर कई सारी मिलिट्री के लोग खड़े हुए थे। अंदर जाकर हर्षवर्धन किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि वहां पर खड़े मिलिट्री ऑफिसर जो कई जंग जीत कर आए थे उनको भी डर लगने लगा था। उनके साथ हर्षद जिंदल भी वहां आ गया और अपने ऑफिसर की मदद से वह भी सोफे पर ही बैठ गया। तभी पूरे हॉल में एक रौबदार आवाज गूंजी, इन लोगों को होश में लाओ। यह सुनते ही वो लोग बर्फ का ठंडा पानी डालकर उन सभी लोगों को होश में लाते हैं। वह सभी लोग होश में आते ही बिना इमोशन के आसपास एनालाइज देखने करने लगते हैं कि वह लोग कहां पर है। थोड़ी ही देर में वह लोग समझ चुके थे कि वह लोग किसी मिलिट्री कैंपस में है, क्योंकि वहां पर हर तरह आर्मी ऑफिसर घूम रहे थे और अंदर भी उन लोगों के आसपास ज्यादातर आर्मी ऑफिसर ही थे। उन लोगों को इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आसपास चीजों को एनालाइज करता देख वहां बैठे लोग समझ गए कि यह लोग कोई आम इंसान नहीं है। इन लोगों को काफी हाई ट्रेनिंग मिली हुई है। यह लोग जीने मरने से नहीं डरते, इनको बस अपने काम से मतलब है।
तभी हर्षवर्धन अपनी डरावनी आवाज में उनमें से एक आदमी को पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें और क्यों डॉक्टर एना को किडनैप करना चाहते हो। लेकिन हर्षवर्धन की बात को इग्नोर करते हुए वह आदमी कड़क आवाज में सामने से ही पूछ लेता है, तुम कौन हो और तुमने हमें बंदी क्यों बनाया। क्योंकि जहां तक हमें पता है डॉक्टर एना एक औरत है और वह तुम नहीं हो। क्या तुम उनके लिए काम करते हो। वही इतनी अजीब सिचुएशन में भी और पकड़े जाने के बाद भी उन लोगों को सामने से सवाल करता सुन हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो जाती है। वही हर्षद जिंदल जो पास बैठा हुआ था वह ठहाका मारकर हंसने लगता है और हर्षवर्धन का मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है मिस्टर रावत तुम्हारा खौफ खत्म हो चुका है, इसीलिए दो कौड़ी के लोग भी तुम्हें पलटकर जवाब देने लगे। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन अपनी खा जाने वाली नजरों से हर्षद को घूरता है। हर्षद भी उसकी घूरती नजरों से एक पल के लिए सहम सा गया और अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि वह हर्षवर्धन का दोस्त था। उन लोगों ने काफी लंबी पढ़ाई साथ में की थी और वह उसके नेचर से और उसके बिहेवियर से वाकिफ था। वह जानता था कि अगर हर्षवर्धन अपनी पर आ गया तो किसी देश को तबाह करने से पहले एक पल के लिए नहीं सोचेगा और वह कितना खतरनाक है। इसीलिए उसे भी उससे हल्का सा डर लग रहा था। तभी हर्षवर्धन अपने सेक्रेटरी को कुछ इशारा करता है और उसके सेक्रेटरी का इशारा मिलते ही वहां खड़े गार्ड उन सभी लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं। टॉर्चर इतना हाई लेवल का था कि कुछ लोग तो दर्द के मारे चिल्लाने लगे थे, लेकिन उनमें से अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वह लोग बस ऐसे ही खामोश उन लोगों को देख रहे थे और चुपचाप किसी चीज की तरह मार खा रहे थे। उनकी इतनी सहनशीलता देखकर हर्षवर्धन को भी अब थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उन लोगों ने आज तक ऐसे आदमियों को नहीं देखा था जो इस तरह का टॉर्चर में भी इतना शांत रह सके, जैसे वह कोई इंसान ना होकर रोबोट हो। तभी वहां पर पैरों की आवाज आती है, सबकी नजरें उस ओर जाती है तो वहां पर आकाश जिंदल खड़ा था। आकाश को थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि यहाँ पर कुछ लोगों को पकड़कर लाया गया है और वह डॉक्टर एना को पकड़ने आए थे। जब से एना यानी कि हमारी हीरोइन अनाया ने हर्षद जिंदल की जिंदगी बचाई थी, तब से आकाश जिंदल भी एना को काफी एडमायर करता था और उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। और जब उसे इस बात का पता चला कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसकी मुट्ठी या भी गुस्से से कस गई थी और वह तुरंत अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आ गया था। अपने छोटे भाई को वहां देखकर हर्षद जिंदल कड़क आवाज में पूछता है, आकाश तुम यहाँ पर। कुछ काम था। आकाश अपनी रोबदार पर्सनालिटी के साथ अंदर आता है। उसने अभी भी मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके पीछे उसी की तरह दो मिलिट्री ऑफिसर चल रहे थे। वो अंदर आते हुए गंभीर आवाज में बोला, कुछ नहीं, मैं तो देखने आया हूँ कि इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो डॉक्टर एना को किडनैप करने आ गए, वह भी इतनी सिक्योरिटी में भी। उसकी बात सुनकर हर्षद के चेहरे पर भी कठोर भाव आ जाते हैं। वो वहां पड़े हुए लोगों को घूरते हुए बोला, लगता है दुश्मन को ज्यादा ही ताकतवर है, यह इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। यह सुनकर आकाश एक नजर उन सब पर डालता है, फिर अपने पीछे खड़े ऑफिसर से बोला, इस पर नए टॉर्चर को ट्राई करो। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन के लोग जो उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे उन्हें पीछे हटाने को कहता। क्या हर्षवर्धन और जिंदल ब्रथर खुलवा पाएगा उन लोगों के मुंह, और क्या होगा जब अनाया वहां आएगी। मिलिट्री कैंपस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हर्षवर्धन उन पकड़े गए आदमियों को टॉर्चर करता है, और इस बार की खबर मिलते ही आकाश जिंदल भी वहां जाता है। वह अपने मिलिट्री ऑफिसर को उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर का ऑर्डर दे देता है। वह मिलिट्री ऑफिसर भी बिना किसी टॉर्चर के कुछ सामान को ले आते हैं, जिनमें कुछ केमिकल था तो कुछ अलग अलग तरह के औजार थे। वह लोग तुरंत उन पर टॉर्चर को शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके इतने टॉर्चर करने के बाद भी उनमें से 3 लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं आई थी। वह किसी रोबोट की तरह उन टॉर्चर को सहन कर रहे थे, जैसे उन लोगों के लिए यह बस आम सी बात हो और उन्हें दर्द महसूस ही ना होता हो। यह देखकर वहां बैठे तीनों लोगों के चेहरे के रंग बदल गए। उन लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि यह लोग कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन उनकी सहनशीलता देखकर उनके दिल में भी एक डर की लहर दौड़ गई थी। वह समझ गए थे कि जरूर इन आदमियों के साथ कुछ गलत है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या गलत है। उन लोगों को अंदर से एक डर बैठ गया था, जैसे उनकी तरफ कोई और नई मुसीबत बढ़ रही हो, और यह उनके आगे से हर्षवर्धन अपनी बीवी के लिए डर रहा था, क्योंकि यह सभी लोग उसकी बीवी के लिए ही आए थे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतने पहुंच रखने वाला और इतने इनक्रेडिबल लोग उसकी बीवी को ढूंढ रहे हैं। वो यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों अनाया को खोज रहे हैं। क्या यह कोई गैंगस्टर है या फिर किसी इंटरनेशनल गिरोह के लोग हैं? वो यह सोच नहीं पा रहा था क्योंकि इन लोगों के पास किसी भी तरह की पहचान नहीं मिली थी। यह लोग बस कुछ हथियारों के साथ थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हर्षवर्धन समझ चुका था कि इन लोगों को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। पास खड़ा हुआ है आकाश जिंदल भी यह जान चुका था। वो अपने आदमी से बोला, इनको खत्म कर दो। वैसे भी यह लोग अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको जिंदा रखने का भी कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर हर्षवर्धन ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उनकी सामने पड़े लोगों को अजीब बिहेव करता देख चुका था। वह जान चुका था कि इन लोगों का मुंह खुलवाना नामुमकिन है। उसे इस बात पर भी शक था कि इन लोगों को खुद भी नहीं पता होगा कि यह लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। वही अपनी मौत की खबर सुनकर भी वह 3 लोग खामोश थे। हालांकि पीछे पड़े हुए आदमियों के चेहरे पर डर नजर आने लगा था। उन लोगों को अपने लिए थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन आगे पड़े 3 लोग जो अभी भी बिना एक्सप्रेशन के उन सबको देख रहे थे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वहां पर एक धीमी मगर कॉन्फिडेंस आवाज गूंजी, रुक जाओ। यह गंभीर आवाज सुन जो मिलिट्री ऑफिसर उन लोगों को अभी शूट करने ही वाले थे, वह इस आवाज को सुनकर तुरंत रुक गए और उन सब की नजरें गेट की ओर गई। तो वहां पर अनाया अपनी सेक्रेटरी की मदद से चलकर आ रही थी। अनाया को वहां देखकर हर्षवर्धन तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदलकर खड़ा हो जाता है और दौड़कर अनाया के पास जाता है। वही हर्षवर्धन के ऐसे क्विक रिएक्शन से सभी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वह नरक का राजा बना हुआ था और इतनी ही देर में उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन बदल गए। हर्षवर्धन अनाया के पास जाता है और उसे एक झटके से गोद में उठा लेता है। हर्षवर्धन की हरकत से तो आकाश जिंदल और हर्षद जिंदल की आंखें और बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका वही दोस्त है जो कॉलेज के दिनों में भी लड़कियों से 100 फीट दूर रहता था और जिस लड़की के नाम से ही चिढ़ती थी। वह लोग बस आंखें फाड़े हर्षवर्धन की हर हरकत तो देख रहे थे। हर्षवर्धन अपने गोद में अनाया को किसी नाजुक फूलों की तरह उठाकर वापस सोफे की ओर बढ़ जाता है और वह अनाया को प्यार से पूछता है, ऐना तुम यहाँ पर क्यों आई? और तुमने चलने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम्हें यहाँ आना था तो मुझे बुला सकती थी। अनाया अपने हस्बैंड की इतनी फिक्र देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन मास्क की वजह से अभी भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपना ऑपरेशन कोट भी उतार दिया था। अब वह देखने में सच में किसी बच्चे की तरह नजर आ रही थी। हर्षवर्धन अपनी पास अनाया को काफी प्यार से बिठा देता है। वहीं उन दोनों जिंदल ब्रदर्स के चेहरे पर भी मुस्कान थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वह दोनों भी अनाया की तरफ झुकाव रखते थे, जैसे अनाया के साथ उनका कोई बॉन्ड हो, वह उनसे रिलेटेड हो। हालांकि उन दोनों ने अब तक अनाया का चेहरा भी नहीं देखा था। हर्षवर्धन अपनी बीवी को कंफर्टेबल बिठाकर उसके पास ही रौबदार अंदाज में वापस बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, ऐना तुमने इन लोगों को बचाया क्यों? तभी उसकी हामी में हाँ भरते हुए पास बैठा हुआ आकाश जिंदल भी कंफ्यूजन से पूछता है, हर्षद भाई सही कह रहे हैं, डॉक्टर ऐना आपने इन लोगों को बचाया क्यों? वही वह लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि डॉक्टर ऐना का नाम सुनकर वहां बैठे 3 लोगों की आंखें खतरनाक तरीके से चमक गई। वह एक तक अनाया को घूरने लगी। वहीं उन लोगों की इस तरह से बदलते एक्सप्रेशन हर्षद से छुपे नहीं। वह उन लोगों को एक नज़र ऊपर से नीचे तक एनालाइज करती है, लेकिन एनालाइज करते ही उसकी आंखें अजीब तरह से फैल जाती है। अनाया आगे बैठे 3 लोगों को घूरती है, फिर पीछे बैठे हुए लोगों को और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। पीछे के लोग पहले ही दर्द से तड़प रहे थे और अपने मेंटली दिमागी हालत थोड़ी बिगड़ चुके थे। वह लोग दिन ही दिन में निराश हो चुके थे कि वह लोग अब मरने वाले हैं, इसीलिए वह मेंटली स्ट्रांग, दिमागी तौर पर ताकतवर नहीं थे। तो अनाया का उनका दिमाग पढ़ने बहुत आम सी बात थी। वह समझ चुकी थी कि उन लोगों को कुछ नहीं पता। वह हर्षवर्धन की ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, हर्ष इन तीनों को छोड़कर पीछे के लोगों को कुछ नहीं पता, उन्हें डिस्पोज करवा दो, लेकिन ध्यान रखना उनका डिस्पोजल यहाँ से काफी दूर होना चाहिए। हर्षवर्धन बिना इमोशन के अपने गार्डों को इशारा करता है कि वह अपनी लेडी बॉस का ऑर्डर फॉलो करें और उन सबको ले जाकर खत्म कर दे। वही सामने बैठे हुए तीनों आदमियों के चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं।
जैसे उनके अंदर हल्का सा डर पनपने लगा हो, जो इंसान अब तक डर की एक झलक नहीं दिखा रहे थे। उनके अंदर खौफ बढ़ने लगा था। क्या अनाया का खौफ उन लोगों के मुंह खुलवा पाएगा? और क्या आगे चलकर छुपा हुआ दुश्मन के बारे में पता चलेगा? मिलिट्री कैंपस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया उन पकड़े गए लोगों में से कुछ लोगों को मारने के ऑर्डर दे दिया। वही यह सुनकर वह तीनों लोग जो वहां पहले ही बैठे हुए थे, उनकी आंखों में डर नजर आने लगा था। वही हर्षवर्धन और जिंदल ब्रदर भाई के चेहरे पर भी अजीब भाव आ जाते हैं, क्योंकि कब से वह लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के नकाबपोश आदमियों के चेहरे पर हल्का सा भी एक्सप्रेशन नहीं देखा था। लेकिन अनाया के कुछ इंस्ट्रक्शन उन लोगों को डर का एहसास दिला रहे थे। वह लोग जान चुके थे कि अनाया कोई सिंपल गर्ल नहीं है। वैसे हर्षवर्धन तो अपनी बीवी के इस अंदाज से पहले ही वाकिफ था। वह जानता था कि अनाया भले ही ताकत के मामले में उसकी बराबरी ना कर सके, क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड किंग था, या फिर पैसों के मामले में वह उसके बराबरी ना कर सके, लेकिन अनाया की टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और लोगों को पहचानने की काबिलियत हर्षवर्धन से ज्यादा थी। यह बात वह पहले ही अनुभव कर चुका था, और उसे अपनी बीवी पर इस बार डाउट महसूस हो रहा था। तभी हर्षद जिंदल क्यूरोस होकर अनाया को देखते हुए पूछता है, वैसे डॉक्टर एना, आपने उन लोगों को यहाँ से दूर क्यों भेजा? एना, जो अभी भी उन तीनों को गौर से देख रही थी, वह एक तिरछी मुस्कान देती है और गंभीर आवाज में बोली, क्योंकि यह कोई आम गुंडे या फिर गॉड्स नहीं है, यह एक खास तरह के असैसिन हत्यारे थे। वही उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। तभी अनाया हर्षवर्धन से बोली, हर्ष क्लियर द मेस। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन कुछ इशारा करता है तो उसके सभी गॉड्स बाहर चले जाते हैं, और वह पास खड़े हुए जिंदल ब्रदर भाइयों की ओर भी कुछ इशारा करता है। उसके इशारा करते ही आकाश जिंदल अपनी मिलिट्री ऑफिसर्स को वहां से बाहर जाने के ऑर्डर देता है। रेशमा अभी भी खामोश वही खड़ी थी। उसे देखकर आकाश जिंदल की आंखें छोटी हो गई। वो कड़क आवाज में वहां खड़ी रेशमा को देखकर बोला, डॉक्टर तुम भी यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा। सभी लोग बाहर चले गए, लेकिन रेशमा अभी भी बिना इमोशन के ऐसे ही खड़ी रही, जैसे उसने आकाश जिंदल की बात सुनी ही ना हो। उसके लिए बस उसकी मैडम और सर का ऑर्डर मायने रखता था, और किसी का नहीं। रेशमा को इस तरह से अभी भी खामोश खड़ा देख आकाश जिंदगी की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से में बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? उसे भी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, इस बारे में तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए यहाँ खड़ी रहकर हमारा टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। यह सुनकर रेशम की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि आज तक उसकी इस तरह से बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। वह उसे मुंह पर जवाब देना चाहती थी, लेकिन अपनी मैडम की वजह से चुप थी, और उसे भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रेशमा किसको किस तरह से जवाब देती थी। लेकिन वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि कोई उसके एम्प्लॉयर, कर्मचारी या फिर उसके साथ रहने वाले इंसान से बदतमीजी करे, चाहे फिर वह सामने बैठा हुआ इंसान कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए आज भी उसे आकाश जिंदल पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने रेशमा से बदतमीजी की थी और उसे नीचा दिखाया था। वह आकाश जिंदल को घूरती है। वही आकाश जिंदल भी अनाया की नजरों से डर जाता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है, और वह पीछे टेक लगाते हुए रौबदार अंदाज में बोलती है, मिस्टर आकाश जिंदल, आप कह रहे हैं कि वह यहाँ खड़े रहने के काबिल नहीं है? इसका मतलब आप यहाँ खड़े रहने के काबिल है? यह बात सच है? वही यह सुन आकाश डॉक्टर एना को घूरते हुए बोला, बिल्कुल, मुझे इससे तो ज्यादा ही पता है। यह सुनकर अनाया एक मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, तो पता करके बताओ कि यह लोग कौन है और किसने भेजा है उन्हें यहाँ पर, और यहाँ पर किस मकसद से आए हैं। वही डॉक्टर एना यानी कि अनाया की बात सुनकर आकाश जिंदल भी गंभीर आवाज में बोला, यह आपको किडनैप करने के लिए आया है। जरूर यह किसी अंडरवर्ल्ड की गैंग से ताल्लुक रखते हैं और आपसे कोई गैरकानूनी काम करवाना चाहते हैं। उसकी बात से हर्षद जिंदल भी सहमत था, और थोड़ा बहुत हर्षवर्धन भी सहमत था। क्यों, वो भी नहीं जानता था कि यह इंसान कौन है। लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी बीवी की पहली बात सुनी थी कि यह कोई हत्यारे है, इसीलिए उसे कुछ और भी डाउट थे। वह बस अपनी बीवी और आकाश जिंदल के बीच की ठंड को बढ़ता देख रहा था। उसे पता था कि अनाया को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके लोगों के साथ बदतमीजी करे या उससे नीचे दिखाए, और वह जानता था कि आज अनाया का मूड ठीक नहीं है और वो आकाश जिंदल को सबक सिखाएगी। वह भी देखना चाहता था कि वह किस तरह से आकाश जिंदल को सबक सिखाएगी।
उसके चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे कि किसी बच्चे के फेवरेट कार्टून चल रहा हो और कोई दिलचस्प नज़ारे के पॉपकॉर्न के साथ देख रहे हो। तभी अनाया की एक गहरी आवाज आई, रेशमा बताओ यह लोग कौन है और तुम इन लोगों के बारे में क्या जानती हो। रेशमा आगे आते हुए शांति से बोली, मैम अभी बताती हूँ। इतना बोलकर वह आदमियों के पास गई। उनके चेहरे को गौर से देखा, उनकी बॉडी को एनालाइज किया। उनमें से एक आदमी की कलाई पकड़कर उसकी नब्ज चेक करती है। वही रेशमा को इस तरह से देख आकाश जिंदल हंसते हुए बोला, यह कोई पेशेंट नहीं है जो तुम उसकी नब्ज चेक कर रही थे। लोग खतरनाक गुंडे हैं, अच्छा होगा उससे दूर रहो। हर्षद जिंदल को भी यही लगा कि वह बेवकूफ है, लेकिन तभी उन लोगों के चेहरे पर तमाचा मारते हुए रेशम की आवाज आई, मैडम यह कोई अंडरवर्ल्ड की गैंग नहीं है, यह कोई शाही खानदान की ट्रेन हत्यारे हैं जिनको यहाँ आपको पकड़ कर ले जाने की ऑर्डर्स मिले हैं। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो किसी रॉयल खानदान की किसी इंसान को आपकी मेडिकल सर्विस की जरूरत है, या फिर दूसरा यह कि कोई रॉयल से खानदान आपको अपने पर्सनल डॉक्टर के तौर पर चाहते हैं और वह आपको कैद करना चाहते हैं ताकि उनका खानदान हमेशा हेल्दी और लंबी जिंदगी जिए और वह लोग अच्छे से लोगों पर रूट कर पाए। लेकिन मैं यह नहीं जानती कि इन लोगों को किसने भेजा है, क्योंकि यह ना ही हमारे आज तक जिनको भी देखा है उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती थी। यह लोग जहर से इम्यून हैं, टॉर्चर से इम्यून है, यहाँ तक कि उनकी बॉडी में कई सारे ऐसे सिम्टम्स भी है जैसे इन लोगों को कोई ड्रग दिया जाता हो सुपर ह्यूमन बनाने के लिए या फिर इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यह सब कुछ क्या है। मैं आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा और आज तक ऐसे लोग मेरे सामने नहीं आए। वही उसकी बात सुनकर 3 लोग ऐसे थे जिसके चेहरे के भाव बदल गए थे। क्या अनाया की बात सुन वो अपना मुंह खोले, और क्या वहां खड़े लोग अनाया की बातों से खुद थे। मिलिट्री कैंपस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया नाराज होकर आकाश जिंदल और अपनी सेक्रेटरी को उन लोगों को एनालाइज करने को कहती है, और सेक्रेटरी रेशम की बात सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा चौंक जाता है। लेकिन उसे उलट आकाश जिंदल और हर्षद जिंदल की आंखें तो आश्चर्य और अविश्वास से बड़ी हो जाती है। आकाश जिंदल से रहा नहीं गया तो वह मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो, यह लोग ऐसी कोई बड़ी फैमिली से नहीं आती और ना ही यह लोग ऐसे किसी खानदान से आते हैं। यह बस एक अफवाह है। यह पहले के जमाने में होता था कि एक छोटी आर्मी बनाई जाती थी जो किसी हत्यारे की तरह ट्रेन होती थी और इस आर्मी को उस खानदान की खुफिया और गलत कामों के लिए जिम्मेदार होना होता था। फिर नफरत से सेक्रेटरी रेशमा को देखकर आगे बोला, तुम बस बातें बना रही हो, यह आज के जमाने में नहीं होता। वही अनाया जो अपने सेक्रेटरी की बात सुन रही थी, वह मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही अंदाजा लगाया रेशमा, लेकिन अभी भी तुम कुछ छोड़ रही हो। फिर आकाश जिंदल की ओर देखकर कड़क आवाज में बोली, मिस्टर जिंदल इस दुनिया में अभी भी बहुत सी चीज ऐसी है जो आपको नहीं पता। मानती हूँ कि आप एक मिलिट्री कमांडर है, लेकिन आपकी जानकारी की भी एक सीमा है। आप वो हर राज नहीं जान सकते जो दुनिया में पनप रहा है। ऐसे भी मेरी सेक्रेटरी कोई आम इंसान नहीं है, उसने आपसे भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है। आपको बस फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत थी। यह हर फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल महान जानकारी रखती है, इसलिए आइंदा से इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। वही उसकी बात सुनकर आकाश जिंदल को भी थोड़ी शर्म सी महसूस हुई। वह समझ गया कि डॉक्टर एना क्या कहना चाहती है और उसे अपने बिहेवियर पर भी थोड़ा बुरा लगा कि उसने किसी लड़की की इस तरह से बेइज्जती की। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो यह थी कि उसके सामने खड़ी वह आम सी दिखने वाली लड़की उससे भी ज्यादा पावरफुल थी और उससे भी ज्यादा चीज जानती थी। और आकाश भी अब काफी इंटरेस्ट से सेक्रेटरी रेशमा को देख रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ डॉक्टर एना को ही नहीं एडमायर सराहना करता था, वो तो उसके आसपास के लोगों को भी एडमायर सराहना करने लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह लड़की इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण होगी। वहीं उन लोगों की बात सुनकर वहां पड़े तीनों लोगों की आंखें डर से फैल गई। जो लोग कोई भी एक्सप्रेस नहीं दिखा रहे थे, वह अब डर से कांप रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह लोग इतना सब कुछ जानते हैं। उन लोगों के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी वह स्ट्रगल करने लगे। उनमें से एक आदमी उन सबको देखता है और फिर कुछ इशारा करता है अपने पास बैठे दोनों आदमियों को। वही वह दोनों लोग भी हमें सिर हिला देते हैं। उन लोगों को लगा कि उनका इशारा किसी ने नहीं देखा, लेकिन वह लोग गलत थे। रावत कपल की शातिर नजरें उन्हीं पर थी।
और उन दोनों ने ही यह देख लिया था। लेकिन रावत कपल कोई एक्शन लेते उससे पहले ही वह तीनों अपने गले में पहनी हुई किसी चीज को तोड़कर अपने मुंह में रख लेते हैं। ऐसा होते ही अनाया चिल्लाकर बोली, नहीं ऐसा मत करो। इतना बोलकर वह तुरंत खड़ी होकर दौड़कर उनमें से एक की गर्दन पर एक नीडल लगा देती है। वही जिंदल ब्रदर और हर्षवर्धन कुछ सोच पाते उससे पहले ही दो लोगों के मुंह से झांक निकल जाता है। वहां बैठा हर इंसान समझ चुका था कि वह लोग जहर खा चुके हैं। तभी हर्षद जिंदल कंफ्यूजन से पूछता है, डॉक्टर एना आपने तो कहा था कि उनकी बॉडी जहर से इम्यून है, तो फिर यह लोग जहर खाकर कैसे मर सकते हैं? वही अनाया जो उन लोगों को बिना भाव के धुर रही थी, वो बिना किसी इमोशन के बोली, यह जहर नहीं, साइनाथ है। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज, जिसे छूने भर से इंसान मर सकता है। फिर भी इन लोगों ने तो उसे खा लिया। यह सुनकर वह लोग डर गए, क्योंकि इतना टॉर्चर करने के बाद भी उन लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की थी। ना ही उन लोगों ने अपना मुंह खोला था। यहाँ तक कि उनमें से एक दो के चेहरे पर तो एक्सप्रेशन तक नहीं आए थे। फिर भी अनाया की थोड़ी सी बात सुनकर ही वो इतना पैनिक हो गई कि उन लोगों ने खुद की जान लेने की कोशिश की। अनाया सर खड़े हुए सेक्रेटरी रजत को इशारा करते हुए बोली, इन लोगों की बॉडी जल्द से जल्द यहाँ से दूर ले जाओ और काफी दूर ले जाकर इन्हें डिस्पोज कर देना। उसके बाद वह वहां बैठे एक इंसान को गौर से देखती है और उसके बॉडी पर कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक ट्राई करती है। ऐसा होते ही उस इंसान को जोर की खांसी होती है और उसके साथ ही उसके मुंह से वह दवाई निकल जाती है जो उसने खुद को मारने के लिए खाई थी। ऐसा होते ही अनाया एक चैन की सांस लेती है। उसे भी जानना था कि यह लोग कौन हैं और किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हैं। वहीं अब तक हर्षवर्धन उसके पास जा चुका था। वह उसे वापस गोद में उठाकर उसे सोफे पर लाते हुए बोला, तुम्हें खड़ा होने की क्या जरूरत थी? तुम जो कुछ भी करना था मुझे बता देती। तुम जानती हो ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारी पैर की हालत अभी ठीक नहीं है। वही अपने हब्बी की बातें सुन अनाया पप्पी आंखें बनाते हुए बोली, लेकिन हर्ष अगर मैं वक्त पर यह नहीं करती तो वह मर जाता है और हमें पता नहीं चलता कि इन लोगों को किसने भेजा है। लेकिन तुम जानती हो कि यह लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि जितना तुमने लोगों के बारे में मुझे बताया है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपना मुंह खोलेंगे। वही अब तक आकाश भी खड़ा होकर उस आदमी को उस दवाई से दूर कर चुका था और उसे अपने पैरों के नीचे लगाकर खड़ा था। वह लोग पहले ही वहां से मिलिट्री ऑफिसर्स और गार्ड्स को बाहर भेज चुके थे और सेक्रेटरी रजत भी बाहर जा चुका था। इसलिए आकाश जिंदल ने खुद ही उस आदमी को अपने पकड़ में ले लिया था। अनाया जो अपने पति की डांट सुन रही थी, वो मुस्कान देती है और मजाकिया अंदाज में बोलती है, मिस्टर रावत, क्या कोई ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो मेरे आगे खामोश रह सकता है? इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक इविल खतरनाक मुस्कान आ जाती है। हालांकि उसके मास्क की वजह से वह मुस्कान कोई देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन अब तो हर्षवर्धन अपनी बीवी को इतना जान चुका था कि वह कब कैसे एक्सप्रेशन देती थी। इसीलिए वह मास्क के ऊपर ही उसकी नाक पिंच करते हुए बोला, बीवी बहुत शैतान हो रही हो। उसने यह बात इतनी धीमी आवाज में कही थी कि जिंदल ब्रदर ने यह नहीं सुना था। उनकी नजर तो अभी भी उसे जमीन पर पड़े हुए आदमी पर ही थी। क्या अनाया उनके मुंह खिलवा पाती है, या फिर क्या आगे चलकर अनाया पड़ेगी और मुसीबत में? मिलिट्री कैंपस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि वो सीन खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनाया की बातें सुनकर उन लोगों को डर लगने लगा था कहीं उनका राज बाहर ना आ जाए। लेकिन अनाया उनमें से एक को जिंदा रखती है। वही हर्षवर्धन भी अनाया को अपने पास बिठा लेता है। वही अनाया आकाश जिंदगी को घूरते हुए बोली, उसे यहाँ ले आओ। इसे मौत को गले लगाने का बहुत शौक है, मैं उसका शौक पूरा करता हूँ। वही उसकी बात सुनकर आकाश थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि यह लोग काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले लोग थे और आकाश को डर था कहीं यह लोग वापस डॉक्टर एना को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए आकाश जिंदल हल्का सा झिझक रहा था। उसे झिझकता देख हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता, लेकिन अनाया बिना इमोशन के बोली, मिस्टर जिंदल आप चिंता मत कीजिए, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक कि वह मुझे छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसकी उसे इजाजत नहीं है। उसे मुझे जिंदा लेकर जाने के ऑर्डर्स मिले हैं, ना कि मुझे मार कर ले जाने के। अगर यह मुझे मार कर ले गया तो खुद उसकी ही भयानक मौत हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने उसे यहाँ भेजा है उसके लिए यह बस एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं है। वही उसकी बात सुनकर वह इंसान जो भी अनाया को गौर से देख रहा था और जमीन पर पड़ा हुआ था,
उसकी आंखों में भी हल्का सा दर्द नजर आने लगा। हालांकि उसे अपने इमोशंस छुपाना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए वह खामोश बैठा रहा। लेकिन अब आकाश जिंदल को अनाया की बातों पर यकीन था, इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है डॉक्टर ऐना, जैसा आप कहे। इतना बोलकर वह उसे आदमी को अनाया की कदमों में फेंक देता है, जैसे वो कोई कचरा हो, और खुद भी पास के सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वही अनाया जमीन पर गिरे हुए आदमी को गौर से देखने लगती है। वह अपनी धीमी मगर डिप आवाज में पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें? और मैं यह आखिरी बार पूछ रही हूँ, दोबारा नहीं पूछूंगी। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह आदमी डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही है। यह सुन अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, यह तो अजीब बात है। तुम्हें जिसने भेजा है, तुम्हें उसका नाम नहीं पता, लेकिन तुम वह खानदान को तो जरूर जानते होंगे जिसने तुम्हें भेजा है। यह सुनते ही उस आदमी की आंखों में डर बैठ गया, और जमीन पर बैठे हुए ही पीछे हो गया, जैसे उस खानदान का खौफ उसके जहां में कुछ इस तरह से बैठा था कि अगर उसने अपनी जुबान से उनके खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो वह खानदान के लोग उसे जहन्नुम के दर्शन करवा देंगे। वही उसे इस तरह से खौफ खाता देख पास बैठे हुए लोग थोड़े अजीब महसूस करते हैं। यह सिचुएशन उनके लिए अजीब थी। हालांकि हर्षवर्धन अंडरवियर की दुनिया में लोगों को काफी खौफनाक जिंदगी जीते हुए देख चुका था, और उसे पता था लोगों की आंखों में खौफ का अर्थ क्या होता है। लेकिन उसने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उसने खूब देखा था कि यह आदमी दर्द, मारपीट या मौत से नहीं डरता, लेकिन वह एक खानदान के फिक्र भर से इतना खौफ खा रहा था। तो वह समझ चुका था कि उसके साथ क्या हो सकता है, और क्या हुआ होगा पास्ट में। अब हर्षवर्धन भी हल्का सा डर रहा था, अपनी जान से भी प्यारी बीवी के लिए। और डर भी क्यों नहीं, अनाया उसकी जिंदगी बन चुकी थी, और अब वो सोचना भी नहीं चाहता था उसके ऊपर इतने खतरनाक खतरे के बारे में। दूसरी ओर अनाया उस आदमी को चुप देख उसकी नजरों में गौर से देखने लगती है। वही हर्षवर्धन जानता था कि उसकी बीवी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रही है, और वह उसका दिमाग पढ़ रही है। दूसरी ओर अनाया जैसे जैसे उसकी आंखों में देख रही थी और उसकी आंखों की हलचल महसूस कर रही थी, वैसे वैसे अनाया का चेहरा काला पड़ रहा था, और उसके आसपास का ओरा भी खतरनाक हो रहा था, जैसे उसे कुछ ऐसा पता चल रहा हो जो काफी खतरनाक हो। थोड़ी देर ऐसे ही उसके दिमाग के साथ खेलने के बाद अनाया काफी परेशान हो गई थी। वो अपनी नीडल निकालती है और उस आदमी के ब्रेन के पास लगा देती है। थोड़ी ही देर में वह आदमी जमीन पर ढेर हो जाता है। अनाया पास खड़ी हुई रेशमा से बोली, गार्ड्स को बुलाओ और इसे यहाँ से ले जाओ और डिस्पोज कर दो, लेकिन इस कंट्री से बाहर। वही उसकी बात सुनकर रेशमा बस हाँ में सिर हिला देती है और बाहर से 2 गार्डों को बुलाकर उसे आदमी को वहां से ले जाने लगती है। रेशमा को भी अनाया को देख डर लग रहा था। वो इसके चेहरे पर आए गुस्से को महसूस कर पा रही थी। वही अंदर आ रहे गार्ड्स हर्षवर्धन के थे, इसीलिए बिना किसी सवाल के रेशम की सारी बातें मान रहे थे। वही कमरे में बाकी के लोग तो बस आंखें फाड़े अनाया को देख रहे थे। वही गार्ड्स के जाने के बाद हर्षवर्धन कंफ्यूजन से उसे देखता है, क्योंकि उसे पता था उसकी बीवी को जरूर कोई ऐसी जानकारी मिली है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरी ओर जिंदल ब्रदर्स भी अनाया को गौर से देख रहे थे। अनाया की खामोशी देखकर अब आकाश जिंदल से रहा नहीं गया, तो वह हड़बड़ाती आवाज में बोला, डॉक्टर ऐना, आपको ऐसा क्या पता चला? आपने तो बस उसकी आंखों में देखा, और आपने उसे कंट्री से बाहर ले जाने को क्यों कहा? क्या कोई गड़बड़ है? यह सुन अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, उस इंसान की बॉडी में एक चिप फिट की गई है। वह चिप तभी एक्टिवेट होती है जब वह इंसान मर जाता है, और जिस इंसान को जहां मारा जाता है वह वहां का लोकेशन दिखती है। बाकी सारे लोगों को भी मैंने इसीलिए मिलिट्री कैंपस से दूर ले जाकर करने को कहा था, लेकिन यह इंसान उस ग्रुप का लीडर था, और इसकी चिप पर बहुत ज्यादा बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही होगी। मैं नहीं चाहती कि इस मामले में इंडियन मिलिट्री फंसे, इसीलिए मैंने उसे कंट्री से बाहर ले जाकर करने को कहा। वही उसकी बात सुनकर जिंदल ब्रथरस के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वही हर्षवर्धन अभी भी खामोश था। तभी हर्षद जिंदल कॉन्फिडेंस आवाज ने बोला, डॉक्टर ऐना, आप चिंता मत कीजिए, कोई भी मिलिट्री को ऑफेंड नहीं कर सकता। यह काफी पावरफुल है। क्या अनाया मानेगी हर्षद को बात? और क्या सच में मिलिट्री करेगी डॉक्टर ऐना की मदद? आगे की चलो से बच पाएगा रावत कपल? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।